बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कैफ 2 की ऑटम 2024 की अटैम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। कैफ 2 की ऑटम 2024 की अटैम्प्ट का जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन से पर्टेन करता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, हमारे पास 19 मार्क की वेटेज है इस सवाल की। लार्जली तो इस सवाल में इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड टेस्ट किया गया है, लेकिन साथ साथ कैपिटल गेन की भी कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक दफ़ा इस सवाल को अच्छे से थॉरोली कॉम्प्रिहेंसिवली रीड कर लें और फिर इस सॉल्यूशन को कंटिन्यू करें। मैं पूरा सवाल एक साथ रीड नहीं करूंगा, मैं एक एक एडजस्टमेंट को रीड करता जाऊंगा और अकॉर्डिंगली सॉल्व करता जाऊंगा। तो पहले आपने इस सवाल खुद से रीड करना है, खुद से अटैम्प्ट करने की भी ट्राई करनी है, और फिर आपसे अगर ना हो तो आपने इसका वीडियो सोल्यूशन रेफर करना है। सवाल की रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट में कहता है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, compute under the correct head of income total income and taxable income and tax liability of any for the tax year 2026। अच्छा, सवाल चूंकि पुरानी अटैम्प्ट का है तो मैंने डेट्स को थोड़ा चेंज किया है ताकि हम इस सवाल को आज की लॉ के हिसाब से, आज की डेट के हिसाब से सॉल्व कर सके। तो इस वजह से मैंने सारी डेट जो है ना यहाँ पर चेंज कर दी है। हम टैक्स ईयर 2026 के लिए सवाल को सॉल्व करेंगे। नोट में इन्होंने कहा है कि इग्नोर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113। सेक्शन 113 मिनिमम टैक्स, टर्नओवर टैक्स हमें कैलकुलेट नहीं करना। एंड शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशंस, एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस। अच्छा, सवाल में हमारे पास एक बिजनेस इनकम का डाटा दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है, और अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ और इनकम वगैरह दी हुई है। मैं अदर इन्फॉर्मेशन सिर्फ रीड कर रहा हूँ। नॉट रिफ्लेक्टेड इन अबव फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स स्पेकुलेशन बिजनेस अमाउंट्स टू ₹2.5 million, अ लोन ऑफ 180,000 रिसीव्ड थ्रू बियरर चेक, tax depreciation for the year amounts to ₹23 million and brought forward assets lost from previous year। हमारे पास फॉरेन सोर्स स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम है 2.5 मिलियन की। 1,80,000 रुपये का लोन हमने बेरर चेक के थ्रू रिसीव किया है। करंट ईयर का टैक्स डेप्रिसिएशन है 23 मिलियन, और हमारे पास कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का डेटा है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस में हमारे पास नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है टैक्स ईयर 2022 का 11.1 मिलियन, ये रुपीज़ इन थाउजेंड्स हैं। स्पेकुलेशन लॉस पाकिस्तान सोर्स है टैक्स ईयर 2025 का, लास्ट ईयर का ही 2.7 मिलियन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 2025 की, लास्ट ईयर की 24,560, और लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज है 2022 का 1.2 मिलियन। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जिसे सिर्फ मैंने फॉर द टाइम भी रीड किया। अब सवाल में हमें कहता है नफीस इंटरप्राइजेस, अ सोल प्रोप्राइटरशिप ओन्ड बाय नफीस, is engaged in the business of manufacturing and selling power tools in Lahore. The following information has been extracted from any records for the tax year 2026। हमारे पास एक इंडिविजुअल है नफीस के नाम से, जो कि एक बिजनेस रन कर रहा है नफीस इंटरप्राइजेस के नाम से। सोल प्रोप्राइटरशिप ये बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग करता है पावर टूल्स की। टैक्स ईयर 2026 के लिए हमें डाटा दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ जो नंबर्स हैं वो रुपीज़ इन थाउजेंड्स हैं, ठीक है। तो सेल्स है हमारे पास 148 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। सवाल की अंग्रेजी पे हमें ध्यान देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है सेल्स इंक्लूड एन एडवांस ऑफ 1.875 मिलियन रिसीव फ्रॉम अ रिटेलर इन इस्लामाबाद फॉर द सेल ऑफ इम्पैक्ट ड्राइवर्स। द एग्रीमेंट स्टिपुलेट्स, यानी कि एग्रीमेंट सेट दैट एनी विल डिलीवर द टूल्स इन जुलाई 2026। देखिए, हम ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं टैक्स ईयर 2026 के लिए। टैक्स ईयर 2026 का मतलब है 1 जुलाई 25 से 30 जून 26, ठीक है। अब सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में कहता है कि ये जो हमारे पास 148 मिलियन की सेल है ना, इसमें 1.875 मिलियन का एडवांस शामिल है। ये एडवांस हमने रिटेलर से रिसीव किया है, और एग्रीमेंट के तहत हमने जो गुड्स डिलीवर करने हैं वो जुलाई 2026 यानी कि टैक्स ईयर 2027 अगले साल डिलीवर करना है। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस तो हम एक्रूअल बेसिस पे टैक्स करवाएंगे। तो ये जो हमने एडवांस रिसीव किया है ये हमारी करंट ईयर की इनकम, ये हमारा करंट ईयर का रेवेन्यू कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैं एक एक एडजस्टमेंट को रीड करता जाऊँगा, साथ साथ सॉल्व करता जाऊँगा। तो हमारे पास ऑटम 24 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 5, नफीस इंटरप्राइजेस, टैक्स ईयर 2026। सबसे पहले हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के नंबर से।
हमारे पास सवाल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर गिवन है और मैं फुल फिगर्स में वर्किंग करूंगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर है 40 मिलियन। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हमारे पास सेल्स में एक एडवांस का अमाउंट शामिल था। एडवांस फ्रॉम कस्टमर 1875000। तो सेल्स में जो एडवांस का नंबर इनकॉर्पोरेटेड है वो प्रॉफिट में भी इनकॉर्पोरेटेड है, तो इससे हमने प्रॉफिट से हटा दिया, 1875000 को हमने माइनस कर दिया। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स क्लोजिंग स्टॉक कॉस्टिंग 5000 यूनिट्स ऑफ कॉस्ट एट ₹119.7 मिलियन। द मार्केट प्राइस ऑफ दीज यूनिट्स एज ऑन 30 जून 2026 वॉज 3800 पर यूनिट एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इंसिडेंशियल टू सेल वर 300 पर यूनिट। कह रहा है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में 5000 यूनिट शामिल है जिसकी कॉस्ट आ रही है 19.75 मिलियन, जबकि इन यूनिट्स की मार्केट प्राइस 30 जून 2026 पे 3800 और इनकी जो कॉस्ट टू सेल है वो 300 पर यूनिट है। हमने टैक्स लॉ में इन्वेंट्री के सेक्शन में पढ़ा है कि हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर एनआरवी रिकॉर्ड करेंगे, सेम एज पर IS2। जिस तरह से हम IS2 में करते हैं वैसा ही हमने टैक्स लॉ में भी रिकॉर्ड करना है कि हमने इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे रिकॉर्ड करना है। तो कॉस्ट इसकी 19700 है। यहाँ देखिए हमारे पास कॉस्ट है 19700 माइनस एनआरवी कितनी है सर 5000 यूनिट्स हैं और हर यूनिट की मार्केट प्राइस है 3800, लेकिन इसको बेचने में 300 का खर्चा भी होगा, तो एनआरवी आ जाएगी 3800 माइनस 300। ये हमारे पास एनआरवी आ गई। और अगर कॉस्ट से मैं एनआरवी को कंपेयर करूं तो हमारे पास एनआरवी लॉस या एनआरवी एडजस्टमेंट आ जाएगी। तो 3800 माइनस 300 3500 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो कॉस्ट है 17.5 मिलियन की। सॉरी, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 17.5 मिलियन, जबकि कॉस्ट है 19.7 मिलियन। तो हमारे पास एनआरवी लॉस इनकॉर्पोरेट होगा कितना 1970000 माइनस 17.5 मिलियन, तो ये आ जाएगा 2.2 मिलियन। 2.2 मिलियन का हमने एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना है तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक दफ़ा तसल्ली के लिए मैं रिकैलकुलेट कर लेता हूँ। 3800 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाय 5000 19700 माइनस दिस 2.2 मिलियन। देन कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 20 मिलियन। हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करते, टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ करते, तो हम इसको ऐड कर देंगे 20 मिलियन। फिर एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग अ पेनल्टी। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड द फॉलोइंग अ पेनल्टी ऑफ 95,000 फॉर लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। द पेनल्टी अमाउंट वॉज पेड बाय चेक। कह रहा है 95,000 रुपये की हमने पेनल्टी पे की है क्योंकि हमने एडवांस टैक्स लेट पे किया और ये पेनल्टी का अमाउंट हमने चेक के थ्रू पे किया है। देखें, अच्छी बात है कि चेक के थ्रू पे किया है, लेकिन अगर हम किसी लॉ रूल या रेगुलेशन के वायलेशन के नतीजे में कोई पेनल्टी कोई फाइन वगैरह पे करते हैं तो इसको हम एज ए एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। तो पेनल्टी को हम डिसअलाउ कर देंगे और पेनल्टी का अमाउंट कितना है 95,000। फिर कहता है एक्सपेंडिचर ऑफ 9 मिलियन। अब अंग्रेजी पे ध्यान देना है। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड expenditure of 9 million incurred on the development of a computer software for use in the manufacturing of precision drill। कह रहा है एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस में 9 मिलियन का ये एक्सपेंडिचर शामिल है जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए था। Although the software was available for use from 1st May 2026, Eni decided to start using the software from 1st July 2026। अब टैक्स लॉ के हिसाब से अगर आपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट पर खर्चा किया है तो ये एक इंटेंजिबल है, और इंटेंजिबल की कॉस्ट को हम एक साथ एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते, हम इसे अमोटाइज कर रहे होंगे। तो पहले तो जो एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में 9 मिलियन शामिल है इसको आप अंडू कर दें, इसको आप रिवर्स कर दें। तो हम क्या करेंगे,
डेवलपमेंट कॉस्ट 9 मिलियन, इसको हम अंडू करने के लिए ऐड कर देंगे। अच्छा, लेकिन इसमें मैं अभी टैक्स अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट नहीं करूँगा, क्योंकि हम टैक्स डेप्रिसिएशन और टैक्स अमोर्टाइजेशन बिल्कुल लास्ट में कैलकुलेट करते हैं। फिर कहता है एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ 7,20,000 फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रैम्प्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। अगेन, अगर हमने रैम्प बनाया है माजूर लोगों की चढ़ाई के लिए, तो ये हमारा डेप्रिशिएबल एसेट है जिसे हम डेप्रिशिएट करते हैं। तो हम रैम्प की कॉस्ट भी फॉर द टाइम बीइंग डिसअलाउ कर देंगे, और फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त देखेंगे इसका डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। 7,20,000। फिर कहता है फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ 825,000 पेड टू शेड्यूल बैंक फॉर अ लोन ऑब्टेन बाय नफीस फॉर द रेनोवेशन ऑफ हिज एंसेस्ट्रियल हाउस इन लाहौर। नफीस ने अपने आबा अजदाद के घर को रेनोवेट करने के लिए लोन लिया और इसके ऊपर 8,25,000 का इंटरेस्ट पे किया, और इस इंटरेस्ट को इसने इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्लेम कर लिया। सर, अगर वो अपने आबा अजदाद के घर बनाने के लिए अगर लोन ले रहा है तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो इसका एक पर्सनल एक्सपेंस है, वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, तो ये हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस है ये। 8,25,000 जो जो एक्सपेंस डिसअलाउ होंगे इसको डिसअलाउ करने के लिए हम ऐड करते जा रहे हैं। फिर कहता है अदर इनकम इंक्लूड, अब अगेन अंग्रेजी पे ध्यान दें, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से अपनी वर्किंग स्टार्ट की है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अदर इनकम ऐड हुआ है। कहता है अदर इनकम इंक्लूड दिस, अदर इनकम में ये शामिल है। पॉइंट नंबर 1, अ गेन ऑफ 5 मिलियन फ्रॉम द सेल ऑफ अनइम्प्रूव्ड लैंड टू वन ऑफ द नफीस बिजनेस कुलीग फॉर 6.5 मिलियन विच वॉज परचेज्ड इन जुलाई 2025। इसने एक अनइम्प्रूव्ड लैंड सेल की अपनी बिजनेस कुलीग को 6.5 मिलियन की, और इस पर गेन आया 5 मिलियन का, और ये लैंड इसने परचेज की थी जुलाई 2025 में। देखिए अदर इनकम में क्या शामिल है, अदर इनकम इंक्लूड्स गेन ऑफ 5 मिलियन, अदर इनकम में 5 मिलियन का गेन शामिल है, और चूंकि ये गेन लैंड के ऊपर आ रहा है तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं कैपिटल गेन में अकाउंट फॉर होगा, तो इसे मैं अंडू कर देता हूँ। गेन ऑन लैंड 5 मिलियन। अब अदर इनकम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडिड है, तो अंडू करने के लिए हम इसे लेस करेंगे। फिर अदर इनकम इंक्लूड्स सेल प्रोसीड ऑफ 2.125,000 receive on sale of 25,000 shares in Sky Limited, a listed company. Any purchase these shares in July 2015 at a cost of ₹25 per share. अब यहां पर अदर इनकम में गेन शामिल नहीं है, अदर इनकम में सेल प्रोसीड शामिल है। अदर इनकम इंक्लूड सेल प्रोसीड ऑफ 2,125। तो चूंकि ये शेयर्स के डिस्पोजल पे गेन आ रहा है तो ये भी कैपिटल गेन में जाएगा, और अदर इनकम में अगर सेल का अमाउंट शामिल है तो हम सेल का अमाउंट ही हटाएंगे, हालांकि कैपिटल गेन में मैं गेन कैलकुलेट करूंगा। तो हमारे पास सेल प्रोसीड अगेंस्ट शेयर्स 2,125,000। इसके बाद फिर हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन वगैरह गिवन थी जिसमें लॉसेस वगैरह का डेटा था। अच्छा, तो इसका मतलब है कि फॉर द टाइम बीन यहाँ तक हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन का नंबर आ जाएगा। ये हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। 40 मिलियन माइनस 1875 माइनस 2.2 मिलियन प्लस 20 मिलियन माइनस 95,000 प्लस 9 मिलियन प्लस 7,20,000 प्लस 8,25,000 माइनस 5 मिलियन माइनस 2,125। यार हमारे पास 58,507,000। एक दफ़ा मैं रीचेक कर लेता हूँ। 40 मिलियन माइनस 1875 माइनस 2.2 मिलियन प्लस 20 मिलियन प्लस 95 प्लस 9 मिलियन प्लस 720 प्लस 825 माइनस 5 मिलियन माइनस 2,125।
डिफरेंट बन रहा है नंबर। 40 मिलियन माइनस 1875 माइनस 2.2 मिलियन प्लस 20 मिलियन प्लस 95 प्लस 9 मिलियन प्लस 720 प्लस 825 माइनस 5 मिलियन माइनस 2125। अब कोई तीसरा ही नंबर बन रहा है। 4000 माइनस 1875 माइनस 2200 प्लस 20 मिलियन। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो नंबर बन रहा है वो हमारे पास 59400 बन रहा है। ये हमने गलत कैलकुलेट किया है। जो सही नंबर है वो है 5944000। ठीक है, तो हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस बिफोर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस आ गए 5944000। अब हमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन माइनस करना है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह भी सवाल में दिए हुए थे। तो पहले अगर हम लॉसेस को देखें तो लॉसेस में हमारे पास एक नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस था, स्पेकुलेशन लॉस था, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था और लॉस ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज था। लॉसेस के बारे में हम एक बात जानते हैं कि लॉस अगर एक दफ़ा कैरी फॉरवर्ड हो जाए तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो सेम हेड की इनकम से ही एडजस्ट होगा। हमारे पास यहाँ पर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। बिजनेस लॉस हम जानते हैं कि 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा और बिजनेस लॉस हमारे पास सवाल में है 2022 का। तो अगर 2022 का लॉस है और उसे मैं 6 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ तो 23, 24, 25, 26, 27, 28 2028 तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और हम तो 2026 की वर्किंग कर रहे हैं। तो ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है नॉन स्पेकुलेशन ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम माइनस कर देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस टैक्स ईयर 2022 कितना 11.1 मिलियन। फिर हम माइनस करेंगे टैक्स डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन वगैरह। कि बिजनेस लॉस को माइनस करने के बाद हमारे पास नंबर आ गया। अब हम डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वगैरह माइनस करेंगे। देखिए एक डेप्रिसिएशन तो आपको सवाल में गिवन थी, हमारे पास एक डेप्रिसिएशन सवाल में गिवन थी कि टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 23 मिलियन। तो ये तो हम एज इट इज माइनस कर देंगे। और एक हमने डेप्रिसिएशन रैंप पे कैलकुलेट करनी है। अच्छा अब यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इन्होंने हमें एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में बताया था कि हमने 7,20,000 रुपए के 2 रैंप बनाए थे। अगर 7,20,000 के 2 रैंप बनाए तो 7,20,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि एक रैंप था 3,60,000 रुपए का। एक रैंप था 3,60,000 रुपए का। अच्छा डेप्रिसिएशन के जो रेट्स थर्ड शेड्यूल में दिए हुए हैं, आपके क्वेश्चन पेपर में भी रेट गिवन होते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि रैम बिल टू प्रोवाइड एक्सेस टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज नॉट एक्सीडिंग 250,000 ईच 100% रेट। कि अगर एक ऐसा रैम बनाया जा रहा है जिसकी कॉस्ट 2.5 लाख से कम है तो उसके लिए 100% का रेट है। अब प्रैक्टिकली यहाँ पर कुछ और होता है, आईकेप अपने सोल्यूशन में कोई और ट्रीटमेंट कर रहा होता है। मैं आपको दोनों बताऊंगा और हम आईकेप वाली ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर रैम बनाया जाए और उसकी कॉस्ट 2.5 लाख से कम हो तो उस पर 100% डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाता है। और अगर रैम बनाया जाए और उसकी कॉस्ट 2.5 लाख से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है वो अब इस कैटेगरी से निकल गया, और इस कैटेगरी से निकल गया तो उस पर बिल्डिंग के रेट से हर साल 10% का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। यानी प्रैक्टिकली अगर एक रैम बनाया जा रहा है जिसकी कॉस्ट 2.5 लाख से कम हो तो 100% डेप्रिसिएशन, और अगर 2.5 लाख से महंगा रैम बनाया गया तो वो इस कैटेगरी से बाहर हो गया क्योंकि उसकी कॉस्ट 2.5 लाख से एक्सीड कर गई। अब वो बिल्डिंग की कैटेगरी में आ गया और उस पर 10% का डेप्रिसिएशन हर साल WTB मेथड के तहत। लेकिन आईकेप अपने सोल्यूशन में क्या करता है कि आईकेप ये करता है कि अगर रैम की कॉस्ट 2.5 लाख से ज़्यादा हो ना तो वो उसे 2.5 लाख पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है। वो उसे 2.5 लाख पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है और 100% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेता है। अब ये आईकेप ट्रीटमेंट कहाँ से ला रहा है आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अब आईकेप जो करता है तो हम वही फिलहाल कर रहे हैं। तो आईकेप के सोल्यूशन के हद तक हम ये काम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप फॉर्म वगैरह में जाएंगे, क्लाइंट्स वगैरह के ऑडिट करेंगे तो वहाँ पर फिर आपने जो लीगल इंटरप्रिटेशन है वो फॉलो करनी है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे कि हमने 7,20,000 के 2 रैम बनाए, हम इसकी कॉस्ट को 2.5 लाख तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे।
तो टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन रैम्प रिस्ट्रिक्टेड टू 250,000 ईच, 5 लाख हो गए 2 रैम्प के, और इस पे 100% यानी कि 5 लाख का डेप्रिसिएशन ले लेंगे। फिर हमने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया था तो जिसपे हमने टैक्स अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करनी है। $9 मिलियन, हाँ 9 मिलियन इस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट थी। और इस पॉइंट में या इस सवाल के अंदर इस सॉफ्टवेयर की हमें कोई लाइफ वगैरह नहीं दी हुई। इंटेंजिबल के केस में हमने पढ़ा था कि अगर इंटेंजिबल की लाइफ अवेलेबल ना हो तो फिर हम इसे 15 साल अज्यूम करते हैं। अच्छा, डेप्रिसिएशन के केस में तो आप फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेस, नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल की पॉलिसी चलाते हो। लेकिन इंटेंजिबल के केस में हमें पहले साल नंबर ऑफ डेज प्रोपोर्शनेट अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करनी होती है। अब ये इंटेंजिबल 1 मई 2026 पे अवेलेबल फॉर यूज था, एक्चुअली यूज 1 जुलाई 2026 पे हुआ। तो जिस वक्त से अवेलेबल फॉर यूज था उस वक्त से अमोर्टाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मई के 30 दिन हो जाएंगे और मई के 31 दिन, मई 31 का महीना होता है, और जून के 30 दिन यानी कि 61 दिन, 61 डेज। तो करंट ईयर में हम 61 डेज का डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, 61 डिवाइडेड बाय 365। तो ये आ जाएगा 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 61 डिवाइड बाय 365। ये आ गया हमारे पास 100,274। तो सबसे पहले हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस का नंबर कैलकुलेट किया बिफोर डेप्रिसिएशन एंड लॉसेस, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस को माइनस किया। तो ये आ गया हमारे पास 59,440,000 माइनस 111,000,000 48,340,000 48,340,000। फिर हम डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करेंगे तो माइनस 23 मिलियन, माइनस 5 लाख, माइनस 1,02,74। ये आ गया हमारे पास 24,739,726 24,739,726। इसे हम नाम देते हैं बैलेंस इनकम का। इसे हम नाम देते हैं बैलेंस इनकम। अब हम ये देखते हैं कि हमारी बैलेंस इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा है या 10 मिलियन से कम है। अगर बैलेंस इनकम 10 मिलियन से कम हो तो सारा का सारा ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते हैं। लेकिन अगर बैलेंस इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं लोअर ऑफ। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के पिछले सालों का ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन कितना है, या फिर 50% ऑफ बैलेंस इनकम। तो सवाल में हमें अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन ये तो वैसे भी अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड होता है तो इसकी लाइफ तो मैटर ही नहीं करती। 24,560,000 और बैलेंस इनकम का 50% कितना होगा सर, इसी नंबर का 50% कर दें तो ये आ जाएगा 12,369,863 12,369,863। अब ऑब्वियसली इन दोनों में से लोअर क्या है, इन दोनों में से लोअर है हमारे पास 12,369,863। देखो टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन इतना है लेकिन आपने इतना क्लेम किया, तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मजीद कैरी फॉरवर्ड होगा अनलिमिटेड लाइफ के लिए। और यहाँ तक हमारे पास फाइनली इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। तो 24,739,726 माइनस दिस, ये आ जाएगा हमारे पास 12,369,863 12,369,863। अच्छा, ये जो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट की अभी, ये हमारी फिलहाल नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो सवाल में हमें यहाँ पर कैपिटल गेन का डेटा दिया हुआ था, इसको हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में था कि इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स स्पेकुलेशन बिजनेस 2.5 मिलियन। तो हमारे पास पॉइंट नंबर बी, फॉरेन सोर्स स्पेकुलेशन बिजनेस, ये हमें सवाल में गिवन है कितनी, 2.5 मिलियन।
लेकिन साथ साथ हमें ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस भी दिया हुआ है। ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेशन लॉस दिया हुआ है पाकिस्तान सोर्स का। अब समझिएगा मेरी बात को, स्पेकुलेशन बिजनेस में इनकम जो है ना वो फॉरेन सोर्स है। स्पेकुलेशन बिजनेस में इनकम जो है ना वो फॉरेन सोर्स है, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है वो पाकिस्तान सोर्स है। तो क्या मैं इस 27 लाख के लॉस को इस इनकम से एडजस्ट कर सकता हूँ? क्या मैं इस 27 लाख के लॉस को इस इनकम से एडजस्ट कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। देखिए, फॉरेन सोर्स लॉस किसी और हेड की इनकम, किसी और हेड की पाकिस्तान सोर्स इनकम, किसी और हेड की फॉरेन सोर्स इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान सोर्स इनकम फॉरेन सोर्स इनकम से बिल्कुल एडजस्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर लेस करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड पाकिस्तान सोर्स स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, और वो कितना है हमारे पास? 27 लाख। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लाख का मज़ीद लॉस रह गया। 2 लाख का मज़ीद लॉस रह गया। ये कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। ये हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा। मैं एंड में एक चार्ट बना दूंगा कि कौन सी चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी कितने साल की। तो ये चूंकि अब स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है 2 लाख का पाकिस्तान सोर्स, ये नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता है। इसके बाद फिर हम आते हैं कैपिटल गेन पे। अब कैपिटल गेन में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है लैंड और एक है स्काई लिमिटेड के शेयर्स थे ना, ये स्काई लिमिटेड के शेयर्स थे जो कि लिस्टेड कंपनी थी। तो यानी कि लिस्टेड कंपनी का मतलब है कि ये सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब लैंड की केस में उन्होंने बताया था कि लैंड के ऊपर 5 मिलियन का गेन है, 6.5 मिलियन की बेची है। तो 6.5 मिलियन की बेची और 5 लाख का 5 मिलियन का गेन है, तो इसका मतलब है 1.5 मिलियन की कॉस्ट होगी। तो यहाँ पर तो हमारे पास सीधा सीधा गेन आ जाएगा 5 मिलियन। सिक्योरिटीज़ की केस में कह रहा है कि हमारे पास जो हमने शेयर्स बेचे ना उस पर हमें ये सेल प्रोसीड मिली, पर शेयर नहीं बताई, टोटल बता दी 2125,000। और ये शेयर्स हमने जुलाई 2025 में, जुलाई 2025 में ख़रीदे थे 25 रुपये के हिसाब से। अब देखिए, चूंकि लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं तो मैं समझ रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज पे बेचे होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंसिडरेशन लेस कॉस्ट। कंसिडरेशन इन्होंने हमें पर शेयर नहीं दी, टोटल दे दी 2125,000 और कॉस्ट हमें इन्होंने पर शेयर बताई है कि 25,000 शेयर्स थे, 25 रुपये की कॉस्ट थी। अब लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को अगर स्टॉक एक्सचेंज पे सेल परचेज किया जाए तो कंसिडरेशन को हम 0.5% से बढ़ा देते हैं और कॉस्ट को हम 0.5% से, सॉरी, कंसिडरेशन को हम 0.5% से कम कर देते हैं और कॉस्ट को हम 0.5% से बढ़ा देते हैं। तो कंसिडरेशन को मैंने 0.995 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस्ट को हमने 1.005 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2125,000 मल्टीप्लाई बाय 0.995, ये आ गया हमारे पास 2114375, 2114375 और 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25, 1.005, ये आ गया 6,28,125, 6,28,125। तो 2114375 माइनस 6,28,125, ये आ गया हमारे पास 1486250, 1486250। इन दोनों का जो टोटल है हमारे पास वो कैपिटल गेन बन जाएगा। और ये दोनों कैपिटल गेन जो है ना ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। लैंड के लिए भी स्पेशल रेट अप्लाई होगा और सिक्योरिटीज़ के लिए भी स्पेशल रेट अप्लाई होगा। जब हम जब हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तब हम इसके रेट्स को देखेंगे। तो 5 मिलियन प्लस 1486250, ये आ जाएगा 6486
250, 6486,250। फिर हमें इन्होंने, अच्छा एक चीज़ मैंने मिस कर दी है, सॉरी एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी है, उसको यूँ देखता। देखिए हमारे पास ना सवाल में नॉन स्पेकुलेशन लॉस था जिसको हमने देख लिया, स्पेकुलेशन लॉस था, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन था, लॉस ऑन सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज भी था 2022 का। तो ब्रॉट फॉरवर्ड कैपिटल लॉस ऑन सिक्योरिटीज 2022 कितना है, 1.2 मिलियन। देखिए सिक्योरिटीज़ का लॉस सिर्फ 3 साल कैरी फॉरवर्ड होता है, तो अगर 2022 का लॉस है तो 2023, 2024, 2025 सिर्फ ये 2025 तक ही कैरी फॉरवर्ड होगा। हम टैक्स ईयर 2026 में है, तो अब ये लैप्स हो चुका है, अब ये लैप्स हो चुका है, इसे हम एडजस्ट नहीं करेंगे, इसे हम एडजस्ट नहीं करेंगे, तो हमारे पास ये 1486250 ही बचेगा। सिक्योरिटीज़ के लॉस को मैं इसलिए एडजस्ट नहीं कर रहा क्योंकि इसकी 3 साल की लाइफ पूरी हो गई है। कैपिटल गेन का जो नंबर है वो आपका यही रहेगा, सही है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन में एक और बात थी कि हमने 1,80,000 का लोन बेयरर चेक के थ्रू लिया। सर लोन क्रॉस बैंकिंग चेक के थ्रू ही हो, क्रॉस बैंकिंग चैनल के थ्रू ही हो, तो ही वो इनकम कंसिडर नहीं होता। अगर आपने लोन कैश में या बेयरर चेक के थ्रू रिसीव किया तो ये फिर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन जाता है। तो हमारे पास पॉइंट नंबर डी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसमें आ जाएगा लोन रिसीव्ड थ्रू बेयरर चेक 1,80,000। तो यहाँ तक फाइनली हमने सारे हेड की इनकम कैलकुलेट कर ली है। सिर्फ एक नज़र सवाल पे घुमा लेता हूँ कि मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। देखिए पूरा पीएनएल से हम प्रॉफिट से लेके चले, इसको एडजस्ट कर दिया, इसको एडजस्ट कर दिया, इसको एडजस्ट कर दिया, पेनल्टी ले लिया, इसको अंडू करके अमोर्टाइजेशन ले लिया, इसको अंडू करके डेप्रिसिएशन ले लिया, इसको अंडू कर दिया था, इस पर कैपिटल गेन, इस पर कैपिटल गेन, इसको हम देख चुके हैं, इसको हम देख चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम एडजस्ट कर चुके हैं। तो फाइनली अब हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी, और इस सवाल में कोई एग्जेम्प्ट इनकम या डिडक्टेबल अलाउंस तो है ही नहीं, तो यही हमारी टैक्सेबल इनकम बनेगी। कितना, इनकम फ्रॉम बिजनेस का नंबर है 12369,863, 12369,863 प्लस ये हमारा एडजस्ट नहीं होगा, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा। कैपिटल गेन है हमारे पास 6486,250, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारे पास 1,80,000। तो हमारे पास जो टैक्सेबल इनकम आ रही है वो आ रही है टोटल 19,036,113, 19,036,113। अच्छा अब इस पर डायरेक्ट स्लैब रेट नहीं लगेगा, इस पर डायरेक्ट स्लैब नहीं लगाएंगे क्योंकि जो कैपिटल गेन की इनकम है वो आपकी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। तो इसमें से मैं लेस कर देता हूँ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी सब्जेक्ट टू स्लैब रेट। ये वो टैक्सेबल इनकम आ गई जिस पे हमने स्लैब रेट अप्लाई करना है। तो सेपरेट ब्लॉक की इनकम कितनी है, 6486,250, 6486,250। तो हमारे पास अदर टैक्सेबल इनकम आएगी सब्जेक्ट टू स्लैब रेट आएगी 19,036,113 माइनस 6486,250। ये आ गया हमारे पास 12549,863, 12549,863। अब हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स लायबिलिटी। देखिए सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कैपिटल गेन ऑन लैंड, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज। अच्छा इस सवाल में इसकी कोई सैलरी इनकम तो नहीं है, तो इसको तो मैं यहीं पे कंक्लूड कर सकता हूं कि ये बंदा नॉन सैलरीड होगा। कैपिटल गेन ऑन लैंड कितना था, 5 मिलियन,
और सिक्योरिटीज़ कितना था 1486250। ठीक है, अब रेट के लिए हम कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़ की अपडेटेड रेट देखते हैं, क्योंकि हम आज की तारीख में इसको सॉल्व कर रहे हैं। लैंड की अगर मैं बात करूं तो लैंड के रेट भी प्रॉपर्टी की एक्विजिशन रेट के हिसाब से वेरी करते हैं, और सिक्योरिटीज़ के रेट भी प्रॉपर्टी की शेयर्स की एक्विजिशन रेट के हिसाब से वेरी करते हैं। हमने सवाल में ऑल्ट्रेशन ये की थी कि हमने ये लैंड परचेज़ की है जुलाई 2025 में, और हमने शेयर्स भी परचेज़ किए हैं जुलाई 2025 में। दोनों चीज़ें हमने 2025 में परचेज़ की है। रेट्स को अगर हम देखें तो अगर प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी गई हो, 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी गई हो, तो इंडिविजुअल के लिए रेट कितना है 15%। और सिक्योरिटीज़ के केस में भी अगर सिक्योरिटीज़ 1 जुलाई 2024 के बाद खरीदी गई हो, हमने 2025 में खरीदा है जुलाई 2025 में, तो रेट कितना है 15%। तो इन दोनों पे तो लग जाएगा 15%, 15%। ठीक है, तो 5 मिलियन का 15% आ जाएगा 750,000, और 1486250 का 15% आ जाएगा 1486250 का 15% 222,938। अच्छा, फिर अदर टैक्सेबल इनकम पे हम अप्लाई करेंगे स्लैब रेट। ये वाला जो अमाउंट है 12549,863। स्लैब रेट अगर मैं अपने साथ पास ओपन करूं, 1 मिनट मुझे ओपन करने पड़ेंगे। तो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल का जो स्लैब रेट है वो 5.6 मिलियन से ज़्यादा की इनकम पे 16,10,000 और 45% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 5.6 मिलियन। तो ये तो इसी हाईएस्ट स्लैब में फॉल करेगा। तो ये हो जाएगा 16,10,000 प्लस 12549,863 माइनस 5.6 मिलियन, और उस पर कितना रेट है 45%। 56 मिलियन से ज़्यादा की इनकम पे 45% का रेट है, इंटू 45%। तो ये आ जाएगा 12549,863 माइनस 5.6 मिलियन, 5.6 मिलियन इंटू 45% प्लस 16,10,000। ये आ गया हमारे पास 4,737,438। एक दफ़ा रीचेक कर लेता हूँ। फोर 737,438 सही है। अच्छा, अब यहाँ पर सरचार्ज भी अप्लाई होगा। अगर एक इंडिविजुअल या एओपी की टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा हो तो उसकी लायबिलिटी का 10% एक सरचार्ज भी पे करना पड़ता है। हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितनी है, हमारे पास तो टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज़्यादा है, तो सरचार्ज भी होगा। अच्छा, सरचार्ज जो कैलकुलेट होगा ना, वो सिर्फ स्लैब रेट वाली लायबिलिटी पे कैलकुलेट होगा, ये बात याद रखिएगा। कैपिटल गेन टैक्स का जो सेपरेट ब्लॉक का हमने टैक्स कैलकुलेट किया, इस पे सरचार्ज नहीं होगा। जो सिर्फ हमने स्लैब रेट से लायबिलिटी कैलकुलेट की, इस पे सरचार्ज कैलकुलेट होगा। तो सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4,737,438 का 10%, 4,737,438 का 10%, ये आ गया 4,737,444। और इन सब का हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, दैट इज 750,000 प्लस 222,938 प्लस 4,737,438 प्लस 4,737,444। यार हमारे पास 6,184,120। अगेन रीचेक कर लेता हूँ।
6184-120। तो यहाँ तक हमारा फाइनली ये सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक तगड़ा सवाल है इनकम फ्रॉम बिजनेस की प्रैक्टिस के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की अपनी गुफ्तगू को यहीं तक रखता है। थैंक यू।